दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आजाद भारत में अगर किसी की गुलामी भारत करता है तो वो है चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति की डुगडुगी बजा दीजिए और उसके बाद देखिए, आपको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उसकी कोई व्यवस्था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर देश में है या नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है। आपको इलाज भी मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, देश में महामारी है, लोग मर रहे हैं, मुआवजा तक देने का पैसा नहीं है, देश कर्ज में डूबा है, राज्य कंगाल हो चले हैं, लेकिन कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि चुनावी राजनीति की डुगडुगी बजते ही इस देश के भीतर के तमाम संवैधानिक संस्थान उसी डुगडुगी पर नाचने लगते हैं। इस देश के भीतर में मान लिया जाता है कि लोकतंत्र तो यही है। चाहे इस देश में कंगाली की स्थिति राज्य दर राज्य होती चली जा रही हो, चुनाव दर चुनाव होते हैं, लेकिन राज्य और कंगाल कैसे हो जाते हैं। किसी जगह पर चुनाव के बाद भी कुछ नहीं बदलता है, किसी जगह पर सत्ता बदल जाती है, लेकिन फिर भी किसी को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन फर्क कुछ भी नहीं पड़ता है। तो भारत को राजनीति की भट्टी में झोंकने की तैयारी एक बार फिर हो चली है। 2022 दरअसल ये एक ऐसा चुनावी वर्ष है जिसमें 6 राज्यों में चुनाव होने हैं। 5 राज्यों के चुनाव तो 2022 शुरू होते ही नजर आएंगे। उसमें उत्तर प्रदेश है, उसमें पंजाब है, उसमें उत्तराखंड है, उसमें मणिपुर है, उसमें गोवा है। तकरीबन 17 करोड़ से ज्यादा लोग वोट डालेंगे। जाहिर है उनके जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल रहेगा, उनके राज्य में सत्ता में कौन आएगा। और 2022 बीतते बीतते अक्टूबर नवंबर तक गुजरात की डुगडुगी बज जाएगी और उसके बाद वहां के 4 करोड़ वोटर यही सोचते रहेंगे अब राज्य में कौन आएगा। तमाम मुद्दे दरकिनार, यानी इस दौर में जो भी बताया, दिखाया, समझाया जा भी रहा है वो कोई मायने नहीं रखता है। यह इस देश के भीतर का सच। इस देश के भीतर का सच यह है कि विपक्ष को भारत चाहिए, लेकिन माइनस मोदी चाहिए। इस देश के भीतर में मोदी को भी भारत चाहिए, लेकिन माइनस डेमोक्रेसी चाहिए। इस देश के भीतर में लोगों को भी भारत चाहिए, 138 करोड़ लोगों को भी भारत चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं माइनस सियासत, माइनस राजनीति, माइनस चुनाव हो जाए तो फिर जिंदगी सुधर जाएगी। इस देश का सच क्या है? इस देश का सच जाति व्यवस्था है। इस देश के भीतर में राजनीति का सच धर्मों का टकराव है। इस देश के भीतर में सत्ता का सच स्वायत्त संवैधानिक स्वायत्त संस्थाओं को इशारे पर नचाना है। यानी कोई मायने नहीं रखता है कि बेरोजगारी चरम पर है तो रोजगार कैसे दिलाएंगे, इसको लेकर कोई विजन है या नहीं है। क्यों नहीं सोचा गया कि इस देश के भीतर में एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर का राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए? किसी ने उस बारे में सोचा नहीं, कोई व्हाइट पेपर लाने को तैयार नहीं। इस देश की न्यूनतम जरूरत, चाहे वो पानी हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, वह भी निजी हाथों में सौंप दिया जा रहा है और धीरे धीरे वह भी मुनाफे में हिस्सेदारी खोजने लगा है। वाकई इस देश के भीतर में राजनीति अगर सबसे बड़ा बिजनेस है तो यकीन जानिए राजनीति इस देश के भीतर में जिसके पास सत्ता आ जाए वो तमाम कॉरपोरेट को भी अपनी हथेलियों पर नचाता है। और कॉरपोरेट भी उसकी हथेलियों पर इसलिए नाचते हैं क्योंकि इस देश के भीतर में इस बिजनेस में कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, कोई उत्पादन नहीं होता है, कोई लेबर नहीं चाहिए, सिर्फ खनिज संपदा की लूट चाहिए। इस देश के भीतर में लाइसेंस आपको मिलता चला जाए लूटने का, यही स्थिति चाहिए। शायद इसीलिए हमें लगता है कि जैसे ही इस बात का जिक्र भी होता है कि अब 2022 में किन राज्यों में कौन सा तीसरा मोर्चा खड़ा होगा, किस जगह पर मोदी को हराने के लिए कौन कौन एकजुट होगा, और खुद मोदी भी उत्तर प्रदेश की सियासत को साधने के लिए योगी से 2-4 करते नजर आएंगे। इन सभी के अक्स तले जरा जनता की स्थितियों को आज समझने की कोशिश कीजिएगा। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि राजनीति इस देश के सत्ताधारियों का एक मूल मंत्र है जो उनके लिए अमृत की तरह काम करता है। मुनाफा दर मुनाफा उनको मिलते चला जाता है, खूब कमाते हैं। वो इतना कमाते हैं कि अपने भविष्य के लिए भी वो पैसा नीतियों के जरिए सुरक्षित रखते हैं, जहां पर अगली बार अगर जमानत भी जब्त हो जाए लेकिन पेंशन मिलती रहनी चाहिए। कमाल की स्थिति है। इस देश के आईएएस अफसर को अगर कोई सत्ता निलंबित कर देती है, उसको पद से हटा देती है, तो उसकी पेंशन रोकने की पेशकश वो करती है और पेंशन रोक देती है। लेकिन जनता अगर इस देश की नेता की जमानत जब्त कर दे तो भी उसे संसद और विधानसभा से पेंशन मिलते रहती है और तमाम सुविधाओं का उपभोग वह खुलकर करता है, जिसको अगर हिसाब लगाइएगा तो वह लाखों में होती है।
इस देश के भीतर में दोबारा डुगडुगी चुनाव की बज रही है और चुनाव की डुगडुगी के भीतर में जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में लगभग 14 करोड़ 66 लाख वोटर हैं, वो क्या सोचेंगे। पंजाब में 2 करोड़ वोटर हैं, वो क्या सोचेंगे। उत्तराखंड में लगभग 78 लाख वोटर हैं, वो क्या सोच रहे होंगे। गोवा में 11,45,000 वोटर हैं, वो क्या सोचेंगे। और मणिपुर में लगभग 19 लाख वोटर हैं, वो क्या सोचेंगे। ये सारी परिस्थिति इस देश के भीतर में इसलिए है कि वह कुछ सोचे या ना सोचे, या जहां पर भी चुनाव हो जाते हैं वहां की परिस्थितियों को हमको लगता है अब परखने की जरूरत है। यह परखना इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश के भीतर में जैसे बिहार में चुनाव हुआ, बिहार में क्या बदला। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार ही रह गए। बीजेपी समर्थन कर रही थी, बीजेपी ने समर्थन जारी रखा। लेकिन सच क्या है, सच यह है कि आज की तारीख में बिहार के भीतर में जो कमाई है बिहार सरकार की, उससे ज्यादा उसका खर्चा है। ये वो कर्ज कहां से लेगी, 27,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज। जैसे ही हम 27,000 करोड़ करते हैं, उसके दिमाग में आपके जहन में एक रकम और गूंजनी चाहिए। इस देश के भीतर में कोरोना से हुई मौतों को लेकर इस बात का जिक्र किया गया था कि 4 लाख का मुआवजा हर किसी को दिया जाएगा। जो मौत हुई उसकी संख्या है 3,89,302। अगर हर को 4 लाख दिया जाता तो यह कीमत बनती 15,572 करोड़। सरकार ने कहा हमारे पास पैसा नहीं है। यह रकम दिमाग में रखिए, कोरोना से मुआवजे देने की राशि 15,572 करोड़ आज की तारीख तक में है जितनी मौत हुई है। लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दे दिया सरकार का खजाना खाली है, पैसा नहीं है। चलिए अच्छी बात है। अब आइए बिहार पर दोबारा लौटिए। बिहार का रेवेन्यू कलेक्शन जो है वह 1,84,000 करोड़ का, और दूसरी तरफ जो एक्सपेंस जो खर्च किया जाना है वह 2,11,000 करोड़ का, यानी 27,609 करोड़ घाटे में है। वह कहां से लाएगा। रिजर्व बैंक से नोट छपवाएगा, वहां से वह कर्ज लेगा, राज्य कर्ज में डूबेगा। ऐसा नहीं है कि पिछले बरस नहीं था, चुनाव से पहले भी 26,000 करोड़ रुपए वो कर्ज में डूबी हुई थी। अब 27,000 करोड़ और बढ़ गया। यह स्थिति बिहार की, जहां चुनाव हो गया उसके बाद सबसे ज्यादा हरकत कहां पर हुई, बंगाल में हुई। पूरी केंद्र सरकार आपको बंगाल में नजर आई होगी। पूरे के पूरे जिस तरीके से पूरी दुनिया ने देखा बंगाल का चुनाव, बंगाल का सच क्या, बंगाल के भीतर में रेवेन्यू जो लगातार 2019 से 20 के बीच में 42,866 करोड़ रुपए का घाटा उसको हुआ है। यानी इस बरस 2020 से 2021 तक आइएगा तो यह 43,045 करोड़ और हो गया। यानी 42,000 करोड़ और 43,000 करोड़ रुपए। पिछले बरस चुनाव से पहले 42,000 करोड़, उसके बाद 43,000 करोड़। यह घाटा भी फिर दिमाग में लेकर आइए। कितना मुआवजा देना था इस देश के भीतर में मौतों का, सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए। यहां पर तो हर राज्य, चुनाव के बाद भी ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री रही, पहले भी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी। बीजेपी कहती हम आते तो सुधार देते, तो भाई आपके पास बिहार है, आपने क्या सुधार दिया। अब दूसरी स्थिति आई है कि महाराष्ट्र के भीतर में पहले बीजेपी थी, फिर शिवसेना आ गई, शिवसेना के साथ एनसीपी और कांग्रेस भी आकर खड़ी हो गई। उस राज्य की स्थिति यह है, अगर बीते 3 वर्ष में आप देखें तो लगातार जिस तादाद में कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, इसका मतलब फिर वही है, जनता से कुछ लेना देना नहीं है। रिजर्व बैंक नोट छापेगा, केंद्र उसको कर्ज में तब्दील करेगा, वो लायबिलिटीज के तौर पर राज्य के पास जाएगी और वो राज्य कर्ज में डूबता चला जाएगा और ऐशो आराम सत्ताधारियों का होता चला जाएगा। उन सत्ताधारियों का जिनके लिए सिर्फ एक बिजनेस है इस देश में सत्ता को प्राप्त करना। उस सियासत को मत खोजिएगा जिस सियासत के आश्रय आपको लगता है कि जनता का हित होगा। यह सियासत इस देश के भीतर में होती नहीं है। महाराष्ट्र के भीतर में 2019 और 2020 के बीच में 39,774 करोड़ रुपए कर्ज लिए गए। 2020 से 2021 के बीच में 58,276 करोड़ रुपए कर्ज लिए गए और आज की तारीख में महाराष्ट्र 5,36,891 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ बीच में आए थे कांग्रेस के, उससे पहले शिवराज थे। सत्ता पलटी, खरीद फरोख्त हुई एमएलए की, फिर चुनाव हुआ, जीत गए, सब कुछ हुआ इसी कोरोना काल के दौर में। लेकिन फिर वह भी राज्य और कर्ज में डूबता चला गया। जब खुद शिवराज मुख्यमंत्री थे तब 34,254 करोड़ का घाटे में थे और आज की तारीख में कमलनाथ से होते हुए जब दोबारा सत्ता मिल गई तो आज की तारीख में लगभग 50,000 करोड़ के कर्ज में मध्य प्रदेश डूबा हुआ है।
अब यहां से शुरू कीजिए। आपके सामने दो राज्य तुरंत नजर आ रहे हैं जिसको लेकर हंगामा मचा है कि इस देश के भीतर में अब राजनीति साधनी है। तो एक तरफ पंजाब है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है। यही दो राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा आपको हंगामा देखने को मिलेगा। लेकिन इन दो राज्यों का सच क्या है, यहां की आर्थिक बदहाली क्या है? शायद इसीलिए कोई बेरोजगारी पर ध्यान इसलिए नहीं क्योंकि रोजगार जब देंगे तो पेमेंट करना पड़ेगा, वेतन देना पड़ेगा, पैसा तो है नहीं। मौत का मुआवजा नहीं दे सकते हैं तो फिर रोजगार देने के बाद वेतन कहां से देंगे? यह स्थिति राज्यों की हो चली है। इतना ही नहीं, इसीलिए पानी का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसीलिए ऑक्सीजन को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, इसीलिए अस्पताल प्राइवेट हाथों में दे दिए जाते हैं, इसीलिए पूरा एजुकेशन सिस्टम प्राइवेट हाथों में दे दिया जाता है। और इसीलिए इस दौर में मिड डे मील भी दे पाने की स्थिति में सरकारें नहीं आ पाई है, पैसा नहीं है। उत्तर प्रदेश आज की तारीख में 55,432 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है जहां चुनाव होने हैं। पंजाब 19,303 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है, पिछले बरस वो 17,000 करोड़ के कर्ज में डूबा था। उत्तर प्रदेश 55,432 करोड़ से पहले पिछले बरस चले जाइएगा तो 39,681 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ था। रकम कितनी बड़ी बड़ी है। और इस देश के भीतर में 15,000 करोड़ रुपए जो लोग कोरोना से मरे हैं, जिनकी तादाद है लगभग 3,89,302, उनको हम 4-4 लाख रुपए मुआवजा दे पाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन हमें इस देश में चुनावी डुगडुगी बजानी है। हमें लगता है कि जरा आप राजनीतिक परिस्थितियों को समझिए। यह परिस्थिति कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब डुगडुगी बजनी शुरू हुई तो एक तरफ हम लोग जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी का कच्चा चिट्ठा हम लोगों ने बार बार रखा है। हर बरस जो व्यक्ति अपने प्रचार में 1,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर देता हो उसको लेकर हम लोग किस रूप में कैसे 1,000 करोड़ का मतलब यह है कि इस देश में तकरीबन 25,000 लोगों को मुआवजा दिया जा सकता था 4-4 लाख रुपए का। हर साल इन्होंने खर्च किया है, यानी लगभग 7 साल के भीतर में 2 लाख लोगों को मुआवजा दे सकते थे अगर प्रचार ना होता। आप कहेंगे 2015 में थोड़ा ही पता था कि ऐसी महामारी आएगी और मौत होगी, उस समय तो खर्च कर दिया। उसके बाद फिर लौट के आइए जब सरदार पटेल की प्रतिमा बन रही थी, 3,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और 3,000 करोड़ का मतलब यह है कि 75,000 लोगों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जा सकता था। आप कहेंगे यह भी पुराना है। उसके बाद आइए इस देश में प्रधानमंत्री ने अपने लिए एक हवाई जहाज बनाया, शानदार जहाज, अमेरिकी राष्ट्रपति के तर्ज का विमान। उस विमान पर उन्होंने 8,400 करोड़ रुपए फूंक डाले। यात्रा सिर्फ एक की, बांग्लादेश गए थे चुनाव के वक्त जब बंगाल में हो रहा था। एक दिन के लिए एक रात वहां रुके थे, फिर उसी विमान से वापस आ गए थे। अभी तक एक ही सफर उन्होंने किया है। 8,400 करोड़ रुपए उसमें फूके, यानी लगभग 2,10,000 लोगों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा मिल सकता था जिनकी मौत हुई है। अब आप कहेंगे यह भी तो पुराना है, उस समय कहां पता था जिस समय जहाज बनने गया था। तो आप सेंट्रल विस्टा पे आ जाइए, यह तो अभी चल ही रहा है। हालांकि खर्चों को लेकर सेंट्रल विस्टा में कितना खर्च होगा इसको लेकर अलग अलग कयास है, लेकिन जो पिछली बार सरकार के जरिए सफाई दी गई कि हमने सिर्फ 2 प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा पास किया है वह 1,339 करोड़ है, यह भी हम मान लेते हैं कि ठीक है। लेकिन उसके जरिए भी लगभग 33,475 लोगों को इस देश में मुआवजा तो मिल जाता। आप कहते हैं कि हमारे पास खूब पैसा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी चलेगा, वैक्सीनेशन भी लगेगा, तो फिर आप मुआवजा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? जिसके घर मौत होती है और जो विपन्न स्थिति में रहता है, विपन्नता के साथ रहता है, उसमें मुआवजा क्या मायने रखता है, ये इस मोदी सरकार को शायद नहीं पता है। शायद इसीलिए इन बातों का जिक्र है कि इस मोदी सरकार का अल्टरनेटिव इस देश में कौन होगा। और यह बहस जब शुरू होती है तो फिर पुराने वाशिंदे जुड़ने लगते हैं, एक दूसरे से मिलकर संवाद बना लेते हैं, लेकिन उनका अपना अतीत क्या कहता है हमें लगता है यह भी आज समझिए। यह इसलिए समझिए क्योंकि आज की बैठक के भीतर में आपको यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रमंच बनाया। शरद पवार के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कॉरपोरेट के वो बेहद नजदीक रहते हैं। इस देश के भीतर में जब 2 ही कॉरपोरेट सत्ता के करीब आए, अंबानी और अडानी, तो बाकी कॉरपोरेट्स में बड़ी हलचल हो गई। टाटास भी नजदीक आए। ध्यान दीजिए, जियो का 5G उसके काउंटर में TCS और एयरटेल दोनों मिल गया, एक साथ आ गया। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर दूसरे कॉरपोरेट एकजुट होकर अब संघर्ष करने की स्थिति में है सत्ता के साथ खड़े हुए कॉरपोरेट के साथ। इन कॉरपोरेट के भीतर भी कलबलाहट है कि इस देश में सत्ता परिवर्तन हो, तो जाहिर है कॉरपोरेट से नजदीकी शरद पवार जी की रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ एक दूसरा सच भी है,
शरद पवार भी इस देश के भीतर में, याद कीजिए 2010, हमें तो याद है पार्लियामेंट के भीतर सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता के तौर पर जब भाषण दे रही थी और वो जानकारी दे रही थी इस देश में किस तरीके से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में घोटाले हुए हैं, स्कैम हुए हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र, शरद पवार उस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से जो हमारे यहां एमएसपी किसानों को दी जा रही है वो 850 रुपए दी जा रही है जो चावल है, और जो बाहर से चावल और गेहूं मंगाया जाता है और एमएसपी के तुलना में वो लगभग 1.5 गुना ज्यादा 1400 रुपए तक दिया जा रहा है जो बाहर से मंगाया जा रहा है। उन्होंने गेहूं स्कैम, चावल स्कैम, दाल स्कैम और चीनी स्कैम, चारों स्कैम का जिक्र किया था। लेकिन आज की तारीख में शरद पवार किसानों के पक्ष में है, उनके आंदोलन के पक्ष में। आप क्या कहेंगे, राजनीति 360 डिग्री में घूम गई या इस देश ने शीर्षासन का योगा सीख लिया? इतना ही नहीं, याद कीजिए यशवंत सिन्हा। हम इन बातों का जिक्र आज इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि वही राजनीति के चंद चेहरे जो बार बार घूमकर आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और आप उम्मीद और आस लगा बैठते हैं शायद इन्हीं के भरोसे इस देश में सत्ता परिवर्तन हो जाए। हो सकता है हो जाए, लेकिन स्थिति आपकी और विपन्न होगी, इसको दिमाग में रखिएगा। इस देश के भीतर में जनता को ही विपक्ष बनना पड़ेगा, अन्यथा ऐसे चेहरे बार बार आएंगे। और जिस वक्त इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे यशवंत सिन्हा, उन्होंने जिस रूप में बजट रखा उसका विरोध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया, उसके भीतर स्वदेशी जागरण मंच ने किया। उनके नेता हुआ करते थे दत्तोपंत ठेंगड़ी, वो विरोध कर रहे थे कि यह तो सिर्फ विदेशी निवेश मंगाते हैं और इन्होंने इस देश के भीतर में स्वदेशी स्थितियों को खत्म कर दिया है। और इतना दबाव पड़ा कि अडवाणी जी को कहना पड़ा उसके बाद, यशवंत जी आप पद छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। उनको फाइनेंस मिनिस्टर की कुर्सी चली गई। लेकिन आज की तारीख में वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वही स्वदेशी जागरण मंच, वही सारी स्थितियां आज बिल्कुल उलट है और वह नरेंद्र मोदी के पीछे कमर बांध कर खड़ी है, जो शख्स इस देश के भीतर में डिफेंस तक में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ले आया। यानी राजनीति फिर कैसे घूम गई और फिर आप शीर्षासन होकर सोचना शुरू कीजिए। इसलिए आपके जहन में जब यह बात आएगी कि एक वक्त रामदेव कहा करते थे कि कांग्रेस किस तरीके से पश्चिमीकरण कर रही है और उनका विज्ञापन चलता था पश्चिमीकरण के ठीक पैरेलल में हम किस रूप में इस देश में एक क्रांति लाना चाहते हैं, स्वदेशी क्रांति। लेकिन क्या मोदी काल में वो बोल पाए? नहीं बोल पाए, लेकिन उनकी नेटवर्थ बढ़ती चली गई। एकदम पैराशूट की रफ्तार से वो छलांग कुलांचे मारते हुए मिसाइल की तरह ऊपर चलती चली गई। इस देश के भीतर में यही राजनीति है और यही चंद चेहरों के भीतर हम लोगों को विकल्प देखना है। और विकल्प के लिए चिंतन करते वक्त इस देश के भीतर में मीडिया भी खुसफुसाते हुए जब इस बात का जिक्र करता है कि आज शरद पवार के निवास पर इस बात की चर्चा हो रही है कि आने वाले वक्त में कैसा मंत्र फूंका जाए जिससे एक ऐसा मोर्चा तैयार हो जाए जिसमें इस बात की आहट हो कि सत्ता परिवर्तन इनके जरिए हो सकती है। आप भी इसी में खो जाएंगे और आप भूल जाएंगे इस देश के भीतर में कौन मरा, कितने मरे, इस देश में कैसे स्कूल तो सालों साल से बंद है, जो गरीब और मुफलिस लोग हैं उन्हें तो मिड डे मील उनके बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, इस देश के भीतर में इलाज नहीं मिल पाया आपको, इस देश की हर न्यूनतम जरूरतों को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया। क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कह पाने की स्थिति में है या वो नेता कह पाने की स्थिति में है कि हम जब आएंगे तो हम इस देश के भीतर में हर चीजों का राष्ट्रीयकरण करेंगे जो जनता के लिए न्यूनतम जरूरतों से जुड़ा है, और कम से कम एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर और पानी और हवा का राष्ट्रीयकरण तो होना ही चाहिए। सारी चीजें धूमिल हो गई, सारी चीजें बदल दी गई। ये हर किसी को पता है कि मौजूदा परिस्थिति के भीतर में जनता पार्टी की तरह कोई सोच पैदा नहीं हो सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कोई इमरजेंसी नहीं लगाई है, उन्होंने उससे कहीं ज्यादा विभत्स स्थिति संवैधानिक दायरे में खड़े होकर संविधान की परिस्थितियों को ही खारिज कर कर खड़ी कर दी है। कभी भी सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस तरीके से चंद दिनों में पार्लियामेंट में पहुंच जाए और जब वो चीफ जस्टिस बनने लगे तो उससे चंद दिनों पहले वो बोले डेमोक्रेसी पे खतरा है, ऐसी स्थिति इस देश के भीतर में इससे पहले कभी देखी गई है? तो हम किन परिस्थितियों में किन मुद्दों के जरिए खड़े हों? क्या उन्हीं चेहरों के आसरे टटोलना शुरू करें? यही विकल्प है, इन्हीं परिस्थितियों के साथ जीना है, क्योंकि हर नाम के साथ जब आप टटोलना शुरू कीजिएगा उसका अतीत और उनकी राजनीतिक परिस्थितियों का, तो आपके हाथ में सिर्फ धोखा दिखाई देगा। आपको लगेगा इन्होंने जनता को सिर्फ धोखा दिया है। इस परिस्थितियों के बीच में अब 2022 चुनावी वर्ष है,
2024 तो इस देश में चुनावी डुगडुगी का अद्भुत काल है। इन तमाम परिस्थितियों में इस देश के भीतर में और अर्थव्यवस्था डगमगाएगी, लोकतंत्र और खारिज होगा, संवैधानिक संस्थान और घायल होंगे, नौकरशाही और रेंगना शुरू करेगी, मीडिया और सत्ता का गुणगान करेगा, मजदूरों के पास काम नहीं होगा, किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगी। इस देश के भीतर में चंद कॉरपोरेट के पास और लाइसेंस आ जाएंगे। इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई चीजें भी सरकार सत्ता पल्ला झाड़ लेगी और कौड़ियों के मोल कॉरपोरेट को दे देगी। कॉरपोरेट के नेटवर्थ उनके अपने काम से बन जाए तो ठीक है, जो पूरी दुनिया में होता है, लेकिन भारत के भीतर कॉरपोरेट का नेटवर्थ उसके काम, उसके प्रोडक्शन से नहीं बढ़ता है, बल्कि सत्ता द्वारा कौड़ियों के मोल दी जाने वाली संपत्तियों से बनता है और वही नेटवर्थ आगे बढ़ता चला जाता है। और इसी प्रक्रिया में इस देश के भीतर में जो सत्ताधारी होते हैं, उन सत्ताधारियों का भी नेटवर्थ इसी रूप में बढ़ता है और फिर वो कॉरपोरेट के साथ जो उनका नेक्सस होता है, वो कॉरपोरेट पूंजी लगाते हैं, ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। इन्हीं परिस्थितियों में ये खलबलाहट या कुलबुलाहट इस देश के भीतर में जागृति रहती है, लेकिन इस देश की जनता ये सोचती रहती है, हाय 5 साल के लिए हमने चुन लिया तो पूरा मौका दे दिया, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, 5 साल के बाद बोलेंगे। और 5 साल बाद पता चलता है कि लोकतंत्र के लिए जो भी न्यूनतम जरूरतें वोट देने की होती है, उसका भी इंतजाम सत्ता ने अपने अनुकूल कर लिया, तो आप क्या करेंगे? सियासत की ऐसी स्थिति दुनिया के किसी देश में आपको देखने को नहीं मिलेगी। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसे या तो जी लीजिए या फिर भूल जाइए कि यह देश लोकतांत्रिक अवस्थाओं को जी रहा है, आजाद है, और आजाद भारत के भीतर जो गुलामी है राजनीति की, वही आजादी का मूल मंत्र है। और जब जब 124A इस देश के भीतर में राजद्रोह किसी पर भी ठोक दिया जाता है मुकदमा, उसके बाद वो मुकदमे से जब वापस निकल कर आता है तो कोई ये सवाल नहीं कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जनता के लिए है, सरकार के लिए नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति है और कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी जनता के प्रति है। तो उस जनता को कंपनसेशन, जो भी स्टेट गलत काम करता है, मिलना चाहिए। इस सवाल पे हर कोई खामोशी बरत लेता है। ये सारे सवाल ऐसे हैं जिसमें या तो आप गुम हो जाइए कि 2022 में 6 राज्यों के चुनाव और 2024 में मोदी सरकार के भाग्य का फैसला आप करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। यकीन जानिए, आप कुछ नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।